आप लोग कक्षा 8 में हैं और आप लोगों को सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास पढ़ने हैं और इतिहास में अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उस अध्याय का नाम है गांधीयन एरा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन काल से जुड़ा हुआ वो समय जिससे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, के विचारों के बारे में, के योगदान के बारे में हम लोगों को पता चलता है। उन सारे चीजों की बात जो है इस अध्याय में हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार करनी है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछली कक्षा से की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जालियांवाला बाग मैसेकर की, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात होगी, जिस की बात हम लोगों ने पिछले कक्षा में शुरू करके रोका था। यह जो है यह वर्ष 1919 में हुआ था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रॉलेट एक्ट की बात की थी, उसके बाद जालियांवाला बाग तक आए थे और पिछले कक्षा में हम लोग ने जालियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा समझा था। मैंने आप लोगों को बताया था जो पृष्ठ संख्या 133 पर लिखा हुआ है पारस प्रकाशन के पुस्तक में, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर भी दिख रहा है और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं कि हुआ क्या था। तो 10 अप्रैल 1919 को दो भारतीय राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो हैं वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है पंजाब में अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में था और पंजाब जो है वो भारत का हिस्सा है, उस समय भी था और अभी भी है। A public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar on 13 अप्रैल 1919 to protest against these arrests। इसलिए 13 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल के 3 दिन बाद, यानी कि जब इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा बिना किसी जिन्यून कारण के, तब 3 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल 1919 को लोग जो है पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग एक जगह वहां पर इकट्ठे होते हैं इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उस समय के यानी कि तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जो पंजाब के थे, जनरल रेनल्ड डायर, जो ये थे, जो ये व्यक्ति यहां पर दिख रहे हैं, जनरल रेनल्ड डायर, ये अराइव्ड विथ आर्म्स ट्रूप्स एंड ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर एट द पीपल विदाउट एनी वार्निंग। ये उस जगह पर जाते हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है अपने आर्मी, अपने सेना के साथ, और कहते हैं उन लोगों को कि आप लोग इन लोगों पर बिना चेतावनी दिए हुए गोलियां चला दो। यानी कि जनरल डायर के द्वारा कहा जाता है, जनरल डायर कहता है अपने आर्म्ड फोर्स को यानी कि अपने सैन्य बल को कि तुम लोग इन लोगों पर गोलियां चलाओ, कोई वार्निंग, कोई चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन दोनों यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के खिलाफ, के हिरासत में लिए जाने के खिलाफ, इन लोगों पर जो जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हैं इन लोगों पर गोली चलाने का आदेश जो है तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया जाता है। द फायरिंग लास्टेड फॉर मेयरली 10 मिनट्स, 10 मिनट तक फायरिंग चलता है, और कहें तो सिर्फ 10 मिनट की फायरिंग में वहां पर जो है तब तक फायरिंग चलता है जब तक सारा जो गोला बारूद यानी कि गोलियां हैं वो खत्म नहीं हो जाती है, और उतने ही में हजारों लोग जो हैं वो निहत्थे हजारों लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। यानी कि जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे जो लोग हैं, हजारों लोग हैं, वो मारे जाते हैं तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल पंजाब के जनरल डायर के आदेश पर, जो उनकी सेना को दिया जाता है उसके द्वारा, और उस आदेश के बाद सिर्फ 10 मिनट की गोलीबारी में निहत्थे हजारों लोग जो है वो जालियांवाला बाग में मारे जाते हैं, और इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आगे, द मैसेकर शॉक्ड द इंटायर कंट्री। इस हत्याकांड, मैसेकर को हिंदी में हत्याकांड कहते हैं, तो इस हत्याकांड से पूरा देश जो है वो अचंभे में पड़ गया, यानी कि आश्चर्यचकित रह गया, शॉक्ड रह गया।
आगे, देयर वेयर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और इसके लिए अगर देखा जाए तो उस समय जो है वाइड स्प्रेड यानी कि पूरे भारत में, यानी कि कंट्री वाइड जो है वो प्रोटेस्ट हुआ पूरे भारत में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट यानी कि इसका विरोध किया गया, इसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किए गए। आगे, ऑल नेशनल लीडर्स, जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, ऑल नेशनल लीडर्स कंडेम्ड दिस कॉवर्डली एक्ट, जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस ये जो घटना घटी, यानी कि जनरल डायर की सेना के द्वारा ये जो चीजें हुई, इन सारे चीजों का उन्होंने घोर निंदा किया, इन सारे चीजों का राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा निंदा की गई, कंडेम किया गया। कायराना एक्ट का, यानी कि कवाडली को हिंदी में कायराना कहते हैं, इस कायराना कार्य का राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड द नाइटहुड द ऑनररी टाइटल विच वाज कॉन्फर्ड अपॉन हिम बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के एक राष्ट्रवादी नेता हैं, उस समय नेता थे, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने इसके खिलाफ, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, उनको जो इंग्लैंड की महारानी के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो नाइटहुड का जो उपाधि दिया गया था उसको उन्होंने लौटा दिया। कहा कि मैं इसको नहीं रख सकता क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे देश के साथ आपके लोगों ने किया है। गांधी रिटर्न द केसरी हिंद मेडल, गांधी ने भी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने भी केसरी हिंद मेडल को लौटा दिया जो कि उनको मिला था अंग्रेजों के द्वारा बोर वार में। यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा केसरी हिंद मेडल को लौटाना और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटाना, ये दो बड़े जो ऑनररी अवार्ड थे जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया गया था, इन दोनों को लौटाना जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ का एक प्रदर्शन था। अब हम लोग बात करेंगे जालियांवाला बाग के बाद आते हैं खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, खिलाफत इशू की बात करेंगे, खिलाफत मुद्दे की बात करेंगे और बात करेंगे कि ये होता क्या है। हम लोगों ने जालियांवाला बाग देख लिया जो वर्ष 1919 में 10 अप्रैल और 13 अप्रैल को होता है। 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया जाता है, 13 अप्रैल को लोग इकट्ठा होते हैं उस गिरफ्तारी के खिलाफ, गोलियां चला दी जाती है, लोग निकल जाते हैं, मतलब लोग मर जाते हैं, हजारों लोग जो है वो मारे जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि गांधी जी का व्यक्तित्व क्या था, गांधी जी का जन्म क्या कब हुआ था, ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने इस अध्याय में अभी तक देखा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे और बात करेंगे खिलाफत इशू का, खिलाफत आंदोलन का, आखिर ये है क्या। हम लोग अभी जो है पृष्ठ संख्या कितने पर हैं, तो हम लोग अभी पृष्ठ संख्या 134 पर हैं। किस पुस्तक के अनुसार, तो पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। आते हैं खिलाफत इशू पे और बात करते हैं इसकी। द खिलाफत इशू वाज रिलेटेड विद द इंडियन मुस्लिम हु हैड सिंपैथी फॉर टर्की। तुर्की, अब तुर्कीये कहते हैं, इस देश का नाम अब तुर्कीये हो गया, पहले टर्की कहलाता था, अंग्रेजी में, हिंदी में तुर्की कहलाता था। यहीं से जुड़ा हुआ एक इशू है, एक मुद्दा है जो कि खिलाफत इशू कहा जाता है। और खिलाफत इशू वो मुद्दा है जहां पर भारतीय मुसलमान जो है वो अपने देश नहीं बल्कि दूसरे देश यानी कि तुर्की, अभी के तुर्कीये से अपना जो वफादारी है वो शो करते हैं, वो सिंपैथी जो है तुर्की के साथ शो की जाती है भारतीय मुसलमानों की। और यही जो इशू है, यही जो है खिलाफत इशू से जुड़ा हुआ यही मुद्दा है। टर्की वाज द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम। टर्की जो था उस समय, तुर्की या फिर अभी का तुर्की है, उस समय जो है मुसलमानों के लिए केंद्र बिंदु था, यानी कि मुसलमानों की आस्था का केंद्र बिंदु था। अभी जो है सऊदी अरब और ईरान जो है वो केंद्र बिंदु है, और पूरे अगर बड़े स्तर पर देखें तो सऊदी अरब जो है आज केंद्र बिंदु है, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा जो पीठ कह लें या फिर सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल कह लें, मक्का और मदीना दोनों जो है वो सऊदी अरब देश में ही है।
लेकिन उस समय जो था वो तुर्की जो था वो मुसलमानों का यानी कि दुनिया भर के मुसलमानों का धार्मिक आधार पर केंद्र बिंदु था। सुल्तान ऑफ टर्की, जो तुर्की का सुल्तान था, वाज द खलीफा और स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम, वही जो था वो मुसलमानों का स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक और आस्था वाला जो प्रमुख व्यक्ति था वो था जिसको खलीफा भी कहा जाता है या कहा जाता था। देयर वाज अ रूमर दैट ब्रिटेन कुड डिग्रेड तुर्की बाय इंसल्टिंग ट्रीटी, यह एक अफवाह था या फिर अफवाह फैलाया गया कि अंग्रेज यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन है, वो तुर्की को डिग्रेड करेगा यानी कि तुर्की को जो तुर्की का वैल्यू है, जो उसका अस्तित्व है, उसको वो कम करेगा यानी कि गिराएगा। दिस लेड द इंडियन मुस्लिम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसके आधार पर, इस रूमर के आधार पर, इस अफवाह के आधार पर भारत के जो मुसलमान हैं, पूरे दुनिया के मुसलमान, हम लोग बात कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की और गांधीयन एरा की, तो भारत की ही बात करेंगे, तो इसके आधार पर भारत के मुसलमान जो हैं उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया यानी कि ब्रिटिशर्स का विरोध किया। मोहम्मद अली एंड शौकत अली नोन एज ब्रदर अली, ये जो मोहम्मद अली और जो शौकत अली दो व्यक्ति हैं जिसको ब्रदर अली के तौर पे यानी कि अली भाई के तौर पे माना जाता है, कहा जाता था, फॉर्म्ड अ खिलाफत कमिटी एंड स्टार्टेड मूवमेंट टू रीस्टोर द पोजीशन ऑफ खिलाफत। इन दोनों ने एक खिलाफत कमिटी का गठन किया, इन दोनों के द्वारा खिलाफत कमिटी का या फिर कहें तो आयोग का गठन किया गया, और इस आधार पर किया गया, इसलिए किया गया ताकि जो खिलाफत है, जो खलीफा वाला जो एक्टिविटी है, जो तुर्की वाला जो शक्ति है, वो बना रहे, बचा रहे, और मुसलमानों का जो केंद्र बिंदु है वो सही तरीके से अपने अस्तित्व पर बचा रहे। जो अफवाह फैलाया गया था कि अंग्रेज जो है तुर्की को डिग्रेड करेंगे, इसी आधार पर मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली भाई के तौर पे यानी कि ब्रदर अली के तौर पर फेमस थे, उन लोगों ने एक खिलाफत कमेटी का गठन किया, खिलाफत कमेटी बनाया ताकि खिलाफत को बचाया जा सके, रखा जा सके, पुनर्जीवित करा जा सके अगर वो गड़बड़ भी हो चुका है तो। आगे, गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत इशू। गांधी जी, चूंकि ये गांधीयन एरा अध्याय है और हम लोग को सारा कुछ इर्द गिर्द पढ़ना है गांधी जी के, तो यहां पर गांधी जी का बात ऐसे आता है कि गांधी जी ने भी इस खिलाफत कमेटी को और इस खिलाफत इशू को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। खलीफा इन रिटर्न द मुस्लिम सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इस आधार पर चूंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो गांधी जी ने जब मुसलमानों का समर्थन किया, खलीफा खिलाफत इशू का समर्थन किया, तुर्की का समर्थन किया, तुर्की वाले धार्मिक इशू का समर्थन किया, तो ये जो मुसलमान थे तुर्की और दुनिया के और भारत के मुसलमान जो थे वो भी गांधी जी के आंदोलन, अहिंसा और सत्याग्रह, इन सारे चीजों का भी उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया, स्वीकृति करके यानी कि स्वीकार करके। प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी डिक्लेयर टू रिटर्न द टाइटल अवार्ड्स गिवन बाय द ब्रिटिश। यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जालियांवाला बाग में भी क्या हुआ था, तो गांधी जी ने अपना जो मेडल था, अपना जो पुरस्कार था अंग्रेजों के द्वारा दिया गया वो लौटाया था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लौटा दिया था नाइटहुड की उपाधि। अब यहां पर क्या है, नॉट टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज, ब्रिटिश स्कूल और ब्रिटिश कोर्ट। यहां पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि यहां पर लिखा हुआ प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी डिक्लेयर्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग वाला जो आंदोलन की बात की जा रही है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि हमें अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है या फिर कहें तो अंग्रेजों का विरोध करना है। कैसे, तो ब्रिटिश आर्मी में भारतीय लोग न जाएं, सेना में, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज यानी कि लोक सेवा में लोग कार्य न करें, ब्रिटिश स्कूल यानी कि अंग्रेजों वाले विद्यालय में भारतीय लोग पढ़ने न जाएं और ब्रिटिश न्यायालय के भरोसे न रहें, और पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप और फॉरेन गुड्स यानी कि शराब यानी कि मदिरा और इन सारे चीजों से और विदेशी सामान से भी भारतीय लोग जो हैं, स्वदेशी लोग जो हैं, अपने आप को दूर रखें।
अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। अब हम लोग इन दोनों के असर की बात करेंगे, प्रभाव की बात करेंगे कि ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से क्या असर पड़ा। पीपल स्टार्टेड टू यूज खादी इंस्टीड ऑफ मिल क्लॉथ। मिल वाले कपड़े के जगह पे जो लोग थे वो खादी यानी कि खादी वस्त्र का प्रयोग करना शुरू किए। फॉरेन गुड्स वेयर बर्न्ड। ये जो विदेशी वस्तु थी इनको जलाया जाने लगा भारतीयों के द्वारा। इंडियन लॉयर स्टॉप टू अटेंड द कोर्ट। जो भारतीय वकील थे उन्होंने भी अदालत में जाना बंद कर दिया, क्योंकि अदालत जो थी और शासन प्रशासन था जो था वो तो सारा कुछ अंग्रेजों के द्वारा ही था। मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिसेज। इन तीनों ने भी अपना जो लीगल प्रैक्टिस था यानी कि अपना जो कानूनी कार्य था, अधिवक्ता वाला कार्य था, कानूनी कार्य था, इसको इन लोगों ने छोड़ दिया। टीचर एंड हेडमास्टर लेफ्ट देयर टीचिंग जॉब इन द ब्रिटिश एडेड स्कूल। जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाने वाला या अंग्रेजों के द्वारा जो पोषित विद्यालय थे वहां पर जो भारतीय शिक्षक और जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, अपना जॉब क्विट कर गए, अपना नौकरी छोड़ गए। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। विद्यार्थियों ने भी अंग्रेजी विद्यालय और अंग्रेजी सरकार वाले विद्यालय महाविद्यालय से अपना दाखिला अपने आप को वापस करना शुरू कर लिया। द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वेयर वेरी सक्सेसफुल। ये जो दोनों आंदोलन थे ये दोनों बहुत ज्यादा सफल हुए। बोथ द मूवमेंट वेयर गोइंग ऑन साइड बाय साइड। ये दोनों जो है एक साथ चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे, समानांतर चल रहे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज रिमार्केबल एट दिस टाइम। इस समय हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक हो गए थे, क्योंकि दोनों अपने कॉमन दुश्मन, सामान्य दुश्मन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और दुश्मन के दुश्मन तो मौका परस्त मित्र होते ही हैं। आगे, इवन द ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ मेड बाय द ब्रिटिश एंड स्टार्टेड सेंडिंग देयर कैटल फॉर गेजिंग इनटू द फॉरेस्ट। यहां पर कहा जा रहा है कि जो आदिवासी और जो गरीब जो किसान थे उन्होंने भी जो कानूनी लॉ जो जंगल से जुड़ा हुआ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसका भी उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, उसका भी उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और अपने मवेशी को जंगल में भेजते थे ताकि वो जंगल को चर जाए, यानी कि अनाज वनाज जो भी है वो सब चर जाए। यहां पर भी ये विरोध का एक तरीका था। लिकर शॉप वेयर पिक्टेड। यहां पर जो लिकर शॉप था वहां पर भी सारी चीजें हैं, क्योंकि कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि अपने आप को शराब से दूर रखो, तो यहां पर भी इन सारी चीजों को बंद या फिर उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। आगे, पीसफुल पोसेशन वेयर अच्छा यहां पे लिखा हुआ पीसफुल पोसेशन वेयर लाठी चार्ज बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, सत्याग्रही वेयर ब्रूटली बीटेन। ये जो पीसफुल जो शांतिपूर्ण जो यहां पर आंदोलन हो रहा था उसको अंग्रेज ऑफिशियल यानी कि अंग्रेज लोगों के द्वारा, अंग्रेज शासन के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है उन सारे पीसफुल यानी कि जो शांति रूप से यानी कि शांति पूर्वक जो इन सारे चीजों का विरोध कर रहे थे, यानी कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के अलग अलग एक्टिविटीज का विरोध कर रहे थे, उस पर अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। और जितने भी सत्याग्रही थे उनमें उनको अच्छे तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से पीटा जाता है और पकड़कर हिरासत में भी लिया जाता है। ये सारी चीजें जो है ये सब इंपैक्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपैक्ट हैं जो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो आगे के आने वाले जो इंपैक्ट हैं जो पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार हम लोग को देखने हैं वो हम लोग देखेंगे।